हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। पीआर में मेरा आप लोगों को स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे जैसे कि हम कल नेक्स्ट पढ़ाए थे, नेक्स्ट दिन पढ़ाए थे, नेक्स्ट डे हम पढ़ाए थे वेग और चाल में, वेग एंड चाल। ठीक है, तो वो हमारा जो मतलब कि यूनिट थी वो उसी में समाप्त कर दिए थे, उसी में पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे। हमारा यूनिट 9 है कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी, यानी कि वर्क पावर एनर्जी, कार्य पावर एनर्जी। यह जो है इसी के अनुसार आप लोगों को हम बताएंगे। सर्वप्रथम आप लोग जो चीज़ें बताया जाए उसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम आज आप लोगों को बताते हैं कार्य शक्ति एंड ऊर्जा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पहले नंबर जान लेते हैं कार्य। क्या कार्य? ठीक, कार्य क्या होता है? बेसिक रूप से जब किसी वस्तु पर वाह बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है, जिसे किया गया कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बल की दिशा है, जिसे विस्थापन यानी कि बल की दिशा में विस्थापन, जिसे हमें यस से प्रदर्शित करते हैं, जिससे यस से। अब जैसे बाहरी बल मतलब बाहर की बल जो है वह ये बता रहा है कि इस पर हम बल की यानी कि जितना वस्तु पर हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वह क्या होगा? उस पर लगाया गया बल की दिशा विस्थापन हो रही है। क्या विस्थापन है? दिशा विस्थापन हो रही है और स्थिति यहीं पर है। तो कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम जिसे किया गया कार्य यानी कि इस पर हमें बल लग रहा है तो हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि बल की दिशा में के विस्थापन पर वर्क कर रहे हैं ना। तो यह क्या कर, जब किसी वस्तु पर वाह बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, जिसे किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे कार्य जो इक्वल टू क्या होता है यानी कि वर्क। कार्य इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक, अब इसे जैसे मान लीजिए W इज इक्वल टू एफ इंटू यस। हमने कहा जो हमारा दिशा है यस है, यानी कि दिशा यस है, और हमारा फोर्स यानी कि बल एफ मान लें, और हमारा वर्क W है यानी कि कार्य। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है इसका जो है ये फिगर है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिगर के अनुसार हम इस पर क्या बल लगा रहे हैं। जब बल लगा रहे हैं यानी कि क्रिया कर रहे हैं, तब यह बल की दिशा को विस्थापन करे तो वह हमारा कार्य होगा। ठीक है, जहाँ पर हमें W क्या है, जहाँ पर हमें ये वर्क कार्य किग्रा किलोमीटर में वर्जित करते हैं, और F मतलब फोर्स जो होता है हमारा वह बल किलोग्राम में होता है, और यस को हम दूरी डिस्टेंस एंड मीटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए जैसे यदि वस्तु का विस्थापन क्षैतिज से थीटा कोण घुमाते हुए बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कैसे करते हैं? गणना करने से सर्वप्रथम क्या रिजल्ट निकलता है? अगर हमें यदि वस्तु का विस्थापन क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हैं, क्षैतिज से क्या बनाते हैं? थीटा कोण ले जाते हैं, तब क्या होता है? क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हैं, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हैं, तब क्या बन कर आता है? फार्मूला, तब फार्मूला निकल कर आएगा हमारा W इक्वल टू F इंटू यस, W इक्वल टू F इंटू यस इंटू क्या आ जाएगा? हम इसे cos थीटा में फाइंड करेंगे। cos थीटा ये हमारा क्या आ गया? यह
वस्तु द्वारा विस्थापन क्षैतिज से थीटा कोण बनाते समय यह हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा निकल का आ गया। अब हम ये हमारा किस में आया, ये हमारा कार में आया, किसमें आया, कार यानी कि वर्क में आया। अब हम निकालेंगे क्या, कार की मात्रा की यूनिट ऑफ वर्क में, ये कार के मात्रा यानी कि यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। हम इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, यह क्या है, कार की मात्रक यानी यूनिट ऑफ वर्क। कार का मात्रक बल तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम बल को निरपेक्ष तथा व्यवहारिक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एसआई क्या होगा, कहीं कहीं एसआई पद्धति दिया जाता है। एसआई पद्धति के लिए क्या करते हैं, एसआई पद्धति में हम 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, अगर हम 1 न्यूटन या 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर होता है 1 जूल। क्या होता है, 1 जूल। अगर 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन हो या 1 मीटर हो तब हमारा 1 जूल माना जाएगा। ठीक है, वैसे एम के एस पद्धति एसआई में, वैसे एम के एस पद्धति में होता है। एम के एस पद्धति में क्या होता है, इस पर किलो में करते हैं या मीटर में। अगर हमारा 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम या 1 मीटर हो तो तब क्या हो जाएगा, तब इसका 9.8 जूल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ न्यूटन करें, यहाँ किलोग्राम इंटू मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 9.8 जूल होता है। ठीक है, अब जिसमें एक आता है CGS, किसमें है CGS पद्धति, CGS पद्धति में क्या होता है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, ऐसे अगर दिया तब क्या करें, तब निकालेंगे एक आर्क होता है, एक आर्क होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो हमारा अगर 1 जूल कहा जाए, जैसे यह फंक्शन निकला, ये सब कितना आए, जूल में आए, ये हमारा 1 जूल हुआ, ये 9.8 जूल हुआ, ये एक आर्क हुआ। अब कहा जाए 1 जूल क्या होता है, तब क्या बताएंगे, अगर 1 जूल को पूछे तब क्या बताएंगे, तब बताएंगे 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्क होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्क होता है। ठीक है फ्रेंड, अब कहा जाए आर्क क्या है, आर्क किसे कहते हैं, यानी कि ERG, अब आर्क किसे कहते हैं, आर्क वह होता है जब एक डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापन कर दे, तब एक आर्क को कार कहते हैं। एक आर्क को क्या कहते हैं, कार कहते हैं। जैसे एक आर्क इंटू 1 आर्क इक्वल टू 1 डाइन, 1 आर्क इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ में आ गए होगा। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम जो है आर के बारे में पढ़ें, अब हम जूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जूल क्या होता है, जूल होता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, तब 1 जूल कार होता है। जैसे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन
1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, ओके फ्रेंड, सही। ठीक, अब आइए नेक्स्ट होता है मीटर किलोग्राम। मीटर किलोग्राम क्या होता है? मीटर किलोग्राम वह होता है जब किलोग्राम का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे जब तक 1 किलोमीटर या 1 किलोग्राम कार्य न हो जाए। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर होता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, पावर के बारे में बताते हैं। एक्चुअली में पावर होता है यदि किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं यानी पावर कहते हैं। किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसलिए शक्ति इक्वल टू क्या होता है यानी पावर P इक्वल टू किया गया कार्य प्रति समय सेकेंड में विभाजित करते हैं। P इक्वल टू देखिए P इक्वल टू कृत कार्य इंटू या कर देते हैं समय सेकेंड में, ठीक, यह हमारा एक फार्मूला बन गया इस यानी ये पावर में। जैसे टी जो है हमारा, टी क्या है? समय का, टी को टाइम यानी कि समय, टी हमारा समय है। ठीक, और डब्ल्यू क्या है? कार्य है। जहाँ पर किया गया कार्य हो वहाँ P इक्वल टू वहाँ यानी कि शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा? शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, यह हमारा W इक्वल टू जैसे W/T बराबर F/T, ये हमारा निकल का आ गया। ठीक है, ये हमें टाइम में बता रहा है, समय बता रहा है। अब इसे क्या यानी SI मात्रक निकालेंगे। SI में अगर करेंगे तब क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा N इंटू M अपॉन न्यूटन मीटर में हो रहा ना, N इंटू M सेकेंड अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड। जैसे मान लीजिए इसको जूल अपॉन सेकेंड में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1 प्रति सेकेंड। इसमें वाट में निकालेंगे। ठीक है, अब आइए इसी पावर के अंदर हम आश्व शक्ति पढ़ते हैं। आश्व शक्ति क्या होती है? जब हमारा कोई मशीन है उसे हम 4500 यानी 4500 मीटर किलोग्राम या प्रति मिनट कार्य करती है तो उसे एक आश्व शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4000 यानी 4500 अगर हमारा मीटर या किलोग्राम या प्रति मिनट में काम किया गया तो हमारा एक आश्व कहलाता है, यानी कि एक आश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए इसका कुछ जो है कि नियम होता है, कुछ फार्मूला भी होता है, उसको देख। शक्ति को हम किस में गुण करते हैं? वाट में, ध्यान देना चाहिए, वाट में। और शक्ति इक्वल टू बल इंटू विस्थापन अपॉन समय, बल इंटू विस्थापन अपॉन समय। यह हमारा किस में है? आश्व शक्ति में है, यानी कि पावर में बता रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ए निकल गया। जहाँ पर बल क्या है? न्यूटन में। जहाँ पर ये बल क्या है? न्यूटन में।
न्यूटन में अगर है तो इसकी विभवांतर क्या होगा, मीटर में, और समय क्या होगा, सेकंड में। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन मांग लेते हैं। अब सेकंड मांगेंगे क्या, सेकंड हमारा जहाँ देता है एचपी, कहीं देता है एचपी, हाथ पावर, ठीक है, हार्स पावर। अब इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमारा बल इंटू विस्थापन अपान समय, बल इंटू विस्थापन अपान समय। अगर हमें एचपी यानी कि हार्स पावर निकालना है तब क्या होगा, तब हमारा इसकी जो है कितने हार्स पावर होती है, इसका होता है इंटू 735 इंटू 5 हार्स पावर होता है। किसमें, एक हार्स पावर मतलब एक हार्स शक्ति वाला, ठीक है। अब इसमें जहाँ हमारा बल है न्यूटन में है और विभवांतर मीटर में और समय सेकंड में देता है, ठीक है। अब किया जाए हार्स पावर इक्वल टू बल इंटू विस्थापन अपान समय या मिनट में निकालेंगे तब क्या होगा। अगर हमें मैट्रिक्स भाषा निकालना हो तब हमें क्या है 45 मानी कि 4500 4500 कर देंगे, 4500, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स सिस्टम में निकाले जहाँ बल हमारा किलोग्राम में है, जहाँ बल क्या होता है किलोग्राम केजी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे हार्स पावर ऑफ इंजन की आश्य शक्ति क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक। हार्स पावर ऑफ इंजन, ठीक है। इंजन किन विधि से होता है, इंजन की आश्य शक्ति मैक्सिमम जैसे प्रगटित आश्य शक्ति होता है, क्या प्रगटित आश्य शक्ति, यह क्या होता है, यह होता है जब हमारा किसी इंजन का या सिलेंडर में उत्पन्न होता है पावर, तब उसको क्या करता है, सूचित करता है, किसको सूचित करता है, आश्य पावर को, एचपी को सूचित करता है। जैसे हमारा एक आश्य पावर बराबर इक्वल टू प्लानिंग करेंगे तब क्या होगा, तब हमें किसी भाषा में एक हमारा ISP इक्वल टू हम क्या करेंगे अपान क्या कर देंगे, अपान इसका 45 हमारा क्या था, अगर एक आश्य शक्ति बराबर हम बताए थे 4500, तो अपान क्या करना है 4500। ये हमारा किसमें निकल गया है, ये हमारा बता रहा है प्रकटित आश्य शक्ति में। इन मैट्रिक्स भाषा में निकालते हैं, किसमें, मैट्रिक्स भाषा में, मैट्रिक्स में निकालते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम में। ओके फ्रेंड, अब आइए नेक्स्ट जो है, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि ये मैट्रिक्स में निकालें, अब हमको ब्रेटिस में निकालना हुआ तब क्या करेंगे, ब्रेटिस में निकालने के लिए क्या होता है, ब्रेटिस में निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ब्रिटिश में है, क्या है ब्रिटिश में, इसमें निकाले हैं ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। अब कहा जाए पी क्या है, अगर जहाँ पर हमारा पी मतलब सिलेंडर में दाब की प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया रहता है, और यल क्या किसमें दिया है, यल हमारा स्टेक की लंबाई निकालने के लिए दिया जाता है, और ये कहाँ दिया जाता है, ये हमारा सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल वर्ग में निकालने के लिए दिया जाता है। और एन को कहाँ से, न्यूटन को कहाँ देते हैं, न्यूटन किसी शाफ्ट के चक्र या प्रति मिनट के आरपीएम के द्वारा हम जो है आरपीएम के द्वारा हम या न्यूटन को आरपीएम के द्वारा निकालते हैं, ठीक है, एक इसमें आरपीएम की भाषा में चेंज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कह दिया कि यदि इंजन 4 स्ट्रोक का हो तो क्या करेंगे, अगर इंजन हमारा 4 स्ट्रोक का होता है तो n के स्थान पर n/2 कर देंगे, क्या कर देंगे, n/2 कर देंगे। ये हमारा है 4 स्टोन, यानी कि 4 इंजन का स्टोन और इंजन का स्टोक n/2 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर हमारा है एक से ज़्यादा संख्या देता है तो उसका 1 HP हो, ये 1 HP उसे कहते हैं, जिससे कि अगर हमें किसी भी
आशक्ति इंजन की निकालनी है, उससे कैसे नहीं, उसकी RPM के मेजर करके निकालेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा हमारा स्टेप है ब्रेक आशक्ति। ब्रेक आशक्ति, ब्रेक आशक्ति, उसके बारे में बताते हैं। वो क्या होता है, यह एक हमारा किसी इंजन का सिलेंडर द्वारा यानी कि सिलेंडर द्वारा उत्पन्न की गई पूर्ण शक्ति कभी भी उपयोग कार्य के लिए उपलब्ध नहीं करता है, जिससे क्योंकि यह कुछ शक्ति इंजन के गतिमान भाग के अंतर्गत घर्षण में व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार के किसी भी इंजन की वास्तविक आउटपुट शक्ति के ब्रेक हॉर्स पावर के द्वारा निकालते हैं। ठीक है। जैसे ब्रेक हॉर्स पावर इक्वल टू प्रकटित हॉर्स पावर, जिससे हम एफ एच से प्रयोग करते हैं। यह हमारा क्या है, यह हमारा बताता है फोर्स और एच बताता है हॉर्स पावर। ये हमारा क्या पावर है। ठीक है। अब हमारा थर्ड किसमें क्या, जो हमारा आशक्ति होता है, इसमें थर्ड जो ऑप्शन क्या होता है, थर्ड जो हमारा ऑप्शन होता है वह होता है घर्षण, यानी घर्षण आशक्ति, FHP, घर्षण आशक्ति। ठीक। अब यह क्या है, यह हमारा जब इंजन में घर्षण के कारण खर्च हुई शक्ति घर्षण आशक्ति कहलाती है। जितने भी उसमें घर्षण होता है, वह कोई भी कारण में घर्षण अगर खर्च हुई तो उसके पावर द्वारा किसी आशक्ति को यांत्रित कर देता है, जिसमें इंजन की दक्षता को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल इफिशिएंसी को किसी ब्रेक के हॉर्स पावर और आवंटित हॉर्स पावर के अनुपात को दक्षता को निकालते हैं, जिसमें प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जैसे यांत्रिक दक्षता इक्वल टू क्या होता है, जैसे प्रतिशत हम निकालते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यांत्रिक प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर जान लेते हैं यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू PHP अपान एक, जब हमने कहा था पहले जो है बताए थे कि 1 HP क्या होता है, प्लान अपान 4500 मैट्रिक सिस्टम होता है। तब उसी के बेस पर हम PHP अपान 1 HP कर देंगे और इंटू 100, इसकी सुन क्या है, परसेंटेज में बता रहे हैं। ठीक है। परसेंटेज में कर दें तो हमारा कितनी इतना आ जाएगा। यह हमारा क्या है, यांत्रिक दक्षता का फार्मूला है, VHP अपान 1 HP इंटू 100 परसेंटेज में है। ठीक। अब इसके आगे एनर्जी, और फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा वह होता है जो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। या ऊर्जा इक्वल टू शक्ति इंटू समय, यानी कि एनर्जी इक्वल टू P इंटू T। ठीक। ये हमारा क्या निकल का आएगा एनर्जी। ठीक। अब ऊर्जा एक आता है, इसमें ऊर्जा में आता है, एनर्जी में आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या आधारित होता है, उससे ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए क्या होता है। एक्चुअली में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध हो जाता है। ऊर्जा हम कई तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे जैसे मान लीजिए विद्युत या यांत्रिक या ऊष्मीय या रासायनिक प्रमाणित ऊर्जा को किसी भी भाषा में हम ऊर्जा को उपलब्ध कर सकते हैं, या हम विद्युत तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से, या मैकेनिकल तरीके से, या हमारा किसी वाष्पीकरण
रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हमारा ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न हम ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, न उसे नष्ट भी किया जाता है। वह क्या करता है, वह हमारा ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध पहले से ही रहती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सिर्फ एक ही रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित करता है, उसे अवश्य की जाती, जिससे यदि हमें बताता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हो जाती है, जो कि दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है, वह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर हमें बताता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमारा कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके फ्रेंड, अब ऊर्जा के रूप का उपयोग कैसे करते हैं, ऊर्जा के रूप का उपयोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम आपको बताते हैं। बताइए, संवेग जो है हमारा क्या है, जैसे कि वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने पर किसी भी उसकी अधिकतम ऊंचाई व उसके लिए उसके द्वारा लिया गया समय से टकराने से अंतिम वेग की गणना कैसे करेंगे। गणना करने में अगर हम वेग जो है u हो और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो उसकी जो वेग होता, अधिकतम वेग होगा और v होता, जो हमारा v है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से जो होता है हम लिया, फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तब क्या होगा, तब जो ऊंचाई होगा हमारा h इक्वल टू, ऊंचाई अगर देखेंगे u का स्क्वायर अपान u का स्क्वायर अपान 2g। यह हमारा किस फंक्शन में है, यह हमें बताता है यदि हमें वेग में दिया है, यानी कि यह हमें किसमें वेग में दिया गया है तो निकालें। अगर हमें समय में निकालना होगा तब क्या करें, तब h इक्वल टू 1/2 at का स्क्वायर, यह हमें क्या समय बताता है, यह हमें कितना टाइम बता रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है सेकंड में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने में लगा समय t इक्वल टू u अपान d g, t इक्वल टू u अपान g। यह हमें क्या बताता है, नीचे से ऊपर में जाने में लगा समय। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तब क्या होता है, अगर वस्तु विरामावस्था में तब u इक्वल टू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यह गिरना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि नीचे पृथ्वी पर टकराव का अंतिम वेग v हो जाता है। v इक्वल टू 80 यदि समय दिया है, या v इक्वल टू √2g यदि ऊंचाई दी है, तब न्यूटन की गति के नियमानुसार जो फर्स्ट है, पहले नंबर जान लेते हैं न्यूटन के गति का नियम, यानी कि फर्स्ट नियम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट नियम बताइए, न्यूटन के फर्स्ट नियम क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट नियम प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम वह होता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु को विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही अवस्था में रहेगी, जब तक हम कि उस पर कोई वाह बल न लगाएं। वाह बल अगर नहीं लगाते हैं तो यह किस नियम पर आधारित होता है, यह इसे जड़त्व का नियम पर भी प्रयुक्त करते हैं। तब कैसे कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार यदि हमें कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें हम कोई वाह बल न लगाएं। तो ऐसे इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब
इस प्रथम नियम के अनुसार ये किसी भी समतल रेल मार्ग पर ठहरी हुई रेलगाड़ी तब तक गतिमान नहीं होती है जब तक कि उसे एक इंजन द्वारा खींचा नहीं जाता। जब तक अगर किसी इंजन द्वारा हम उस पर वह बल न लगाएं तब तक वह जब तक हम स्थिर उसमें कोई वह बल नहीं लगाएंगे तब तक हमारा चलेगा नहीं। जब हम वह बल उसमें लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे, तब उसमें हमारा कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। अब बी में एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। जब कोई मेज पर रखी घड़ी विराम अवस्था में रहती है, जब तक कि उसे उठाया ढकेला नहीं जाता है तब तक वह विरामी अवस्था में रहेगी। और कोई एग्जाम्पल ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए बस में बैठे हुए व्यक्ति जो होता है, बस के अचानक चलने पर वह पीछे की ओर गिर पड़ता है, तब क्या होता है, यह किस में आता है, इस नियम से प्रदर्शित किया जाता है। और सेकंड नियम से क्या होता है, सेकंड नियम क्या होता है, जो हमारा न्यूटन के सेकंड नियम क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम यह होता है जो इस नियम के अनुसार, यानी कि न्यूटन के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया वह बल जब उस पर वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु की गति की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे हम F इनपुशनल यम इंटू ए कहते हैं। F इनपुशनल यम इंटू ए कहते हैं। ठीक, जिसे जहां हम के हमारा क्या है, इसमें के हमारा नियतांक है, नियतांक होता है, के हमारा क्या नियतांक होता है। ठीक, तृतीय नियम देख लेते हैं। तृतीय नियम यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है जब कोई वस्तु की दूरी किसी वस्तु की दूरी वस्तु पर बल लगाती है या लगाता है, कोई दूरी वस्तु की बराबर व विपरीत बल पहले वस्तु पर लगती है। इस